एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। तो बच्चे, आज हम आपका सेक्शन बी करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट का। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रैक्टिस सेट के सेक्शन ए पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लेना पहले, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगी ताकि आपको वो इजीली अवेलेबल हो जाए वीडियो, ठीक है। देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये आपके जो टर्म 1 का एग्जाम होगा ना, उसके फॉर्मेट पे बेस्ड है, ठीक है। तो आप जब ये वीडियो देखेंगे, ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, तो आपको एक तो ये पता लगेगा कि आपको कितना आता है, ठीक है। और आपको एक ये भी हेल्प मिलेगी कि आपको अपने एग्जाम के फॉर्मेट का सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा कि बेसिकली आपका एग्जाम कैसा आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टू 24 क्वेश्चन हम पहले वाली प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम 25 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पे आपको एजर्शन वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। एजर्शन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक एजर्शन दिया हुआ होता है और एक रीज़न दिया हुआ होता है, और फिर उसके बेस पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। फिर बताना होता है कि उन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ठीक है। और ऑप्शन कुछ ऐसे होंगे कि जो आपका एजर्शन है वो सही है और रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है वो एजर्शन की सही एक्सप्लेनेशन है। एक तो ये रहेगा। एक होगा कि सही एक्सप्लेनेशन नहीं है रीज़न एजर्शन की। फिर होगा कि एक सही है, मतलब एजर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है। एक होगा कि एजर्शन गलत है लेकिन रीज़न सही है, ठीक है। ये तो आपके ऑप्शन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को पढ़ना। एजर्शन है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि जो इंडिया है वो एक कैसा है, एक लोकतांत्रिक कंट्री है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल कथन सही है। नेक्स्ट है अभिकथन, कारण, यानी कि रीजन है कि इन द इंडिया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल टू टेक ऑल द डिसीजन, यानी कि इंडिया में सभी डिसीजन कौन लेता है, जनता के द्वारा चुने हुए जो लोग होते हैं ना, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पीपल्स के, वही सारे डिसीजन लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। और ये अपने जो रीज़न है ना, वो एजर्शन की सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि कथन आर और कारण दोनों ही सही हैं, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर भी आप अपना कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, आप टिक करेंगे अपना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एक ना मैचिंग दी हुई है, ठीक है। तो देखते हैं मैचिंग क्या है आपकी। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिए हुए हैं, जब मैचिंग करना है दोनों कॉलम का। रिपब्लिक, लिबर्टी, जस्टिस। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, जैसे कि भारत एक गणतंत्र है, ठीक है। लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता, आज़ादी। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, ठीक है। तो रिपब्लिक को देखते हैं मैचिंग कैसे करना है। देयर इज नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट, ठीक है। सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। तो ये तो जस्टिस से रिलेटेड हो जाएगा। जस्टिस मतलब होता है न्याय, तो लोगों को समानता के रूप में न्याय मिलता है, उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है। लिबर्टी का हो जाएगा ये ऑप्शन ए, ठीक है। कैसे हो जाएगा ए, क्योंकि देखो ना यहाँ पे मिला है ना, कोई भी रीजन, कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी किसी भी तरीके का कैसा भी सोचने का, और कोई भी अपना आइडिया एक्सप्रेस करने का, यानी कि आपको पूरी पूरी लिबर्टी मिली हुई है अपने अपने आज़ादी को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की। तो बचा कुछ आपका सी जो है वो रिपब्लिक से मैच हो जाएगा। बाकी पढ़ लेते हैं। अ हेड ऑफ स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, यानी कि जो राष्ट्र का जो एक देश का लीडर होगा ना, वो जनता के द्वारा ही चुना हुआ होगा, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट का सी, सेकंड का बी ए, और थर्ड का बी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में मैच हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मोस्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूज टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद प्रीएम्बल। अब देखो, कौन से देशों से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना से करते हैं। अब देखो, आपने पढ़ा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे एक प्रीएम्बल है, ठीक है, प्रस्तावना जिसको बोलते हैं। तो वो हमने किससे इन्फ्लुएंस में, मतलब कौन से कंट्री ने सबसे पहले अपने देश में, अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल ऐड की थी, तो वो थी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए। अमेरिका ने सबसे पहले प्रीएम्बल ऐड की थी, और ये प्रीएम्बल का आइडिया इंडिया ने वहीं से अडॉप्ट किया है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है सेक्युलर कंट्री, ऐसा कंट्री जहाँ पे राज्य का
रिलीजन के मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। आप कुछ भी करो धर्म के नाम पे, लेकिन किसी को मारो काटो मत, तब राज्य जरूर हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है इसके, लोगों को अपने मामले से जुड़े हर फैसले का लेने का अधिकार है, लोगों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, शासन का प्रमुख नागरिकों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है, या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। सेक्युलर कंट्री वो है जहाँ पर सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी भी व्यक्ति को ये नहीं बोलेगा कि तुम इसी स्पेसिफिक धर्म को ही जो है फॉलो करो, ऐसा नहीं है। आपको पूरी आज़ादी है, आप चाहो तो हिंदू बनो, मुस्लिम बनो, ईसाई बनो, जो बनना है बनो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे आपको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है 29। एक लोकतांत्रिक देश में उसके प्रत्येक नागरिक के वोट का मूल्य होता है। वोट का मूल्य क्या होता है? देखो, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द वैल्यू ऑफ वन वोट ऑफ ईच सिटीजन इज इक्वल। सभी लोगों के वोट का जो वैल्यू होता है समान होता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि वो कोई अमीर है तो उसके वोट का वैल्यू ज़्यादा होगा, ऐसा तो कभी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे फिर से आपको एक एजर्शन वाला क्वेश्चन मिला है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एजर्शन दिया हुआ है कि चाइना इज कॉल्ड अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये बिल्कुल सही है, चाइना में अभी भी लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे, वो एक अभी भी नॉन डेमोक्रेटिक अलोकतांत्रिक देश है। ठीक है, पीपल डू नॉट हैव चॉइस इन द इलेक्शन। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो वहाँ के लोग हैं ना चाइना में, सिर्फ एक ही पार्टी है, उसको तो पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द चाइना। ठीक है, और वहां पर कोई भी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, और अगर मान लो वोटिंग होती भी है तो लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि जब पार्टी ही एक है तो किसी और पार्टी को कैसे वोट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसीलिए आपको जो चाइना है एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यानी कि आर अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र के पक्ष में कौन सा तर्क उचित है, मतलब कौन सा जो आर्ग्यूमेंट वो बिल्कुल सही है लोकतंत्र के संदर्भ में। ठीक है, लोकतंत्र के बारे में, तो बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है, नागरिकों का सम्मान बढ़ता है, निर्णय लेने में देरी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो आपका 1 ठीक है कि निर्णय जो है बहुत ही अच्छे तरीके से लिए जाते हैं, और निर्णय लेते दौरान नागरिकों के हितों का सम्मान रखा जाता है। मतलब हम इंसानों को जो नागरिक है ना देश के, उनको सोचकर ही निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन देखो कौन सा सही है, 1 और 2 बी। तो यहाँ पे ओनली 1 एंड 2 बी बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, आज़ादी की लड़ाई के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 8 अन्य नेताओं के साथ मिलकर 1928 में भारत का संविधान बनाया था? तो भाई सबसे पहले मतलब अब देखो, संविधान आप बोलोगे संविधान तो हमारी संविधान सभा ने बनाया था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1928 में एक नॉर्मली छोटा सा संविधान बनाया था, और वो बनाया था आपका मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू कौन थे? मोतीलाल नेहरू आपके जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, और आगे जाके इन्होंने एक अलग से पार्टी भी बनाई थी कांग्रेस से अलग होके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 33। ये फिर से एक असर्शन वाला क्वेश्चन आ गया है, तो पढ़ते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को। अभिकथन दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। तो ये बिल्कुल सही है कथन। ठीक है, भारत की मानक रेखा का मान 82 डिग्री 30 मिनट है। ठीक है, तो बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको क्या लगता है इसका आंसर सही होगा? देखो ये बिल्कुल सही है, अभिकथन और कारण दोनों से सही है, और कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। मानक रेखा जो है ये आपकी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले से होकर निकलती है, और यहीं से आपका प्राइमरी इंडिया का टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, हालांकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो 2 घंटे आगे है गुजरात से, लेकिन फिर भी अब देखो एक ही देश के अंदर हम अलग अलग स्टेट का टाइमिंग अलग अलग तो नहीं रखेंगे। जैसे कि आप अमेरिका में देखते हैं कि जब यहाँ पर दिन होता है तो वहाँ पे रात होती है, लेकिन इंडिया में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भाई यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 2 बज रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं, और गुजरात में अभी 8 ही बज रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक मानक रेखा बनाई गई है। ठीक है, जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है? कौन सा सही है? यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल गलत। भारत जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में
स्थित है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी कि इन टर्म ऑफ एरिया इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है। फर्स्ट नंबर पे कौन है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चलो आपके बताओगे, मैं बता देती हूँ, रशिया है फर्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट है, मकर रेखा इसे लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इट इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये तो गलत है, ये भी गलत। अच्छा, उसने बोला ना कि सही कौन सा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर भी ऑलरेडी सही है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, जब एकदम श्योर हो कि यहाँ पे बी ही ठीक है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। नीचे दी गई विशेषताओं के आधार पर पहचान कीजिए कि यह भारत का कौन सा भौतिक स्वरूप है, यानी कि आइडेंटिफाई द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ फीचर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। ठीक है, फिजिकल फीचर्स दिए हुए हैं बेसिकली। ठीक है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी जगह होगी। इट इज़ अ टेबल लैंड शेप, यानी कि टेबल की लैंड जैसा है वो। ठीक है, होपफुली ये मैदानी भी हो सकता है, बट आगे पढ़ते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइज इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, ये तो मेरे को लग रहा है कि ये आपका प्लेट्यू टाइप का कुछ एरिया है। आगे देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर डिवीजन, द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डक्कन प्लेट्यू। ओहो, डक्कन प्लेट्यू का नाम उसने ऑलरेडी दे दिया। सबसे बड़ा आपके लिए यही मिल जाता है, आपको क्लू मिल जाता है सबसे बड़ा कि ये क्या है। ये है आपका पेनिनसुला प्लेट्यू। ठीक है, दक्कन, ये प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार कहाँ पे पड़ता है? ये मुंबई वगैरह का जो रीजन है ना सारा, ये प्लेट्यू एरिया ही है, प्रायद्वीपीय प्लेट्यू है। ठीक है, प्रायद्वीपीय यानी कि इसको पेनिनसुला प्लेट्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जस्ट नियर है ये आपके समुद्री एरिया से, कोस्टल टाउन के। ठीक है, साथ में क्या पड़ता है? अरब सागर पड़ता है ना, अरेबियन सी। बरकान क्या है अब आपका? चलो बरकान देखते हैं भाई, बरकान क्या है आपका? मिडोज इन द हाईली एरिया। ओके, crescent shaped dunes, a port on the western coast, salt water lake। यहाँ पे देखते हैं पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान। ओके, बालू के अर्धचंद्राकार टीले, पश्चिमी तट का एक पत्तन, या फिर खारे पानी की झील। तो देखो भाई, बरकान जो है ना आपका, ये क्या है? आपके बालू के अर्धचंद्राकार टीले हैं। बालू मतलब समझते हो रेत, तो ये आपके इस शेप के कुछ ऐसे शेप के आपके टीले होंगे, अर्धचंद्राकार। ऐसा होता ना हाफ मून, ऐसे 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 होंगे ये टीले। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है प्रवालों से मिलकर बना है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज फॉर्म बाय द कॉरल्स। कॉरल क्या होता है ना? कॉरल लीव होती हैं। ठीक है, ये आपके अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं, मतलब बेसिकली समुद्र के अंदर पाई जाती हैं ये। ठीक है, लक्षद्वीप में भी मिल जाती हैं कई बार, तो पर मेनली लक्षद्वीप में मिलती हैं। अंडमान निकोबार में भी मिलती है, लेकिन जो मेन तौर पे मिलती है प्रवाल आपको, ये आपको लक्षद्वीप में ही मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी मात्रा में होती हैं ये। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कोरल लीव्स जो है वहीं पे पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। विच द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप लोकेटेड इन द साउथ ऑफ गोवा इज कॉल्ड। यानी कि जो गोवा के दक्षिण में जो स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है वो क्या कहलाती है? यानी कि गोवा आपका ऐसे, जैसे मान लो ये इंडिया का मैप है, तो इधर आपका गोवा पड़ता है। ठीक है, ये छोटा सा गोवा होता है आपका। तो ये जो पश्चिम की जो तटीय पट्टी है ना इसकी, ये यानी कि ये वाला जो कोस्टल रीजन है, ये कोस्टल स्ट्रिप जो है वो क्या कहलाती है? तो ये आप ही बताइए क्या कहलाती है। पढ़ते हैं ऑप्शन। नॉर्थ सर्कल, यानी कि उत्तरी सरकार, कोंकण, कन्नड़ या मालाबार। कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? जी, ये मालाबार कहलाती है। मालाबार में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पोर्टुगीज आए थे ना सबसे पहले इंडिया गोवा साइड में, तो बोलते ना मालाबार में सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। नीचे दिए गए कथन और कारण, वही एजर्शन वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखते हैं हम अपने इस एजर्शन के क्वेश्चन को। अभी कथन क्या दिया हुआ है आपको, यानी कि एजर्शन दिया हुआ है कि भूमि जो है एक भूमि उत्पादन का एक प्रमुख कारण है। तो बिल्कुल सही है। अब मैंने आपको ये भी पढ़ाया हुआ है कि जो प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं वो मेनली 4 होते हैं। एक होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, और एक होता है मानव कौशल। ठीक है, मतलब दिमाग इंसान का जो होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या है, ये तो बिल्कुल सही है। प्रोडक्शन का एक फैक्टर है ना लैंड, ये ठीक है आपका। नेक्स्ट है भूमि दुर्लभ और सीमित, यानी कि लैंड इज रेयर एंड लिमिटेड। ओके, तो देखो ये भी बिल्कुल सही है, लैंड जो है वो रेयर ही है। लेकिन देखो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भूमि कम है। तो
कहने को सही दोनों है, लेकिन रीजन जो है वो एजर्शन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा कि कारण और अभिकथन दोनों सही तो है, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कौन सा टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको ना इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है उसका पता लगाना है। ठीक है, तो कच्चा माल कार्यशील पूंजी का उदाहरण है, तो ये सही है। ठीक है, गलत नहीं है ये। भवन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है, नहीं। देखो कार्यशील पूंजी क्या होती है? ठीक है, कार्यशील पूंजी होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? ऐसी कैपिटल जो इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाएगी। अब मान लो आपके पास घर है, बिल्डिंग है, इस्तेमाल करा रहे, खत्म हो जाती है क्या? नहीं ना, सालों साल चलती है वो, इसीलिए वो क्या है? ये वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया आपका। तो यहाँ पर आपको इसको ही टिक कर देना है कि ऑप्शन नंबर बी आपका टिक कर देना है आपने। ठीक है, और ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, तो उसको मिटा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी पे आपने टिक कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 41। फिर से एक एजर्शन वाला क्वेश्चन आ गया है, तो देखते हैं इसको। एजर्शन दिया हुआ है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन अन अबंडेंस इन द विलेज। ओके, जो मौसमी बेरोजगारी है वो कहाँ पे पाई जाती है? ज़्यादातर विलेज एरिया में, यानी कि गांव में पाई जाती है। तो बिल्कुल सही है ये आपका अभिकथन। कारण है, रीजन दिया हुआ है कि ज़्यादातर लोग कृषि पर आश्रित है, यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये सही एक्सप्लेनेशन भी है। अभी बताती हूँ मैं कैसे है। देखो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? यानी कि साल के कुछ टाइम तो आप काम कर रहे हो। ठीक है, यानी कि जब आप खेती उगा कर रहे हो, तो जब आप बीज बो रहे हो, सिंचाई कर रहे हो, तब तो काम है आपके पास, खूब काम है। ठीक है, खेतों में बहुत काम है। लेकिन जब आपने बीज बो दिए, सिंचाई कर दी, अब पेड़ों को उगने में तो वो नेचुरल टाइम लगेगा ना, वो तो आप नहीं बढ़ा देंगे किसी मशीन का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इतने टाइम पे क्या होगा? आप अनएम्प्लॉयमेंट बने रहेंगे, बेरोजगार बने रहोगे। ठीक है, इसीलिए जो मौसमी बेरोजगारी है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिकली गांव में ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि शहरों में क्या होते हैं, तो फैक्ट्रियाँ होती हैं जो कि पूरे 24/7 चलती हैं, पूरे पूरे साल चलती हैं। तो यहाँ पर तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होने का सवाल ही नहीं उठता है, गाँव में ही होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि आर और ए दोनों सही हैं, और जो रीज़न है वो एजर्शन की सही एक्सप्लेनेशन है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका आ गया, प्रोडक्शन से रिलेटेड है आपका, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। उत्पादन खाद्यान्नों के उपज में वृद्धि संभव हुई है, यानी कि जो इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन ऑफ फूड में जो इंक्रीजमेंट हुई है, वो कैसे पॉसिबल हुई है? हरित क्रांति के कारण, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण, ब्लू रेवोल्यूशन के कारण, व्हाइट रेवोल्यूशन के कारण, या फिर येलो रेवोल्यूशन के कारण। अब देखो, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। सबसे पहली बात, इस पर हम ए पे टिक कर देंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन होगी तभी तो हरे भरे पेड़ होंगे, और हरे भरे पेड़ होंगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, अब बात करें अगर ब्लू रेवोल्यूशन की, तो ये है आपका मत्स्य पालन से संबंधित, यानी कि जो फिशरमैन होते हैं ना, जो मछली पालते हैं, उससे रिलेटेड है आपके ये ब्लू रेवोल्यूशन। श्वेत क्रांति, यानी कि अगर व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो ये है दूध से रिलेटेड। जब गुजरात के आणंद नाम के शहर में वर्गीस कुरियन ने पहली अमूल की फैक्ट्री लगाई थी, तब जाके भारत में दूध का उत्पादन शुरू हुआ था। तो ये आपका व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। और अगर बात करें पीली क्रांति, यानी कि येलो रेवोल्यूशन, तो ये आपकी सरसों के जो बीज होते हैं ना, येलो कलर के, सरसों की खेती से संबंधित है ये आपकी येलो रेवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 43 है। एजर्शन वाला ही क्वेश्चन है। बहुत सारे एजर्शन वाले क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है एजर्शन वाले क्वेश्चन के लिए। और एजर्शन वाले क्वेश्चन को प्रिपेयर करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी बुक के जो चैप्टर हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में रीड करें। ठीक है, और अच्छे से समझना है उन्हें। फ्रांस में बढ़ते करों से सबसे ज्यादा तीसरा एस्टेट प्रभावित था। बिल्कुल सही बात, क्योंकि देखो सारा करों का जो भार था वो थर्ड एस्टेट पे तो था। थर्ड एस्टेट वाज द मोस्ट अफेक्टेड एस्टेट बाय द राइजिंग टैक्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि वही तो टैक्स देते थे सिर्फ। फ्रांस में केवल तीसरे एस्टेट को ही कर देना पड़ता था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि दोनों ही सही हैं। और हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ए आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो जब टैक्स ही आपका थर्ड एसेट करेगा तो करों का भार भी उस पर ही होगा। ठीक है, तो एजर्शन सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एजर्शन की सही एक्सप्लेनेशन भी देता है। ऑप्शन नंबर पे आप आंख बंद करके टिक कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैसे आंख बंद करके नहीं है, अगर आंख बंद करके करोगे तो आपको ऑप्शन ही नहीं लिखेंगे, गलती से सी में भी तो टिक कर सकते हो, लेकिन इसलिए आपको आंखें खोल के करना है भाई टिक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। ये भी एजर्शन वाला क्वेश्चन है। ये एजर्शन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं।
अभिकथन है फ्रांस में 1793 से 94 तक के काल को आतंक का युग कह सकते हैं। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि इस टाइम पे रॉबेस्पियर की सरकार जो है फ्रांस में आ गई थी, ठीक है। और उसने गणतंत्र को लागू करने के लिए ऐसी नीति अपनाई कि जो भी उसको अपोज करता था उसको सीधा गर्दन काट दी थी गिलोटिन पे रख के, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब अभिकथन बिल्कुल सही है। आगे है कारण आपका कि रॉबेस्पियर ने दंड और नियंत्रण की सख्त नीति अपनाई, ये भी बिल्कुल सही है। कि जो भाई रॉबेस्पियर जो था उसका जो टाइम था वो टेरर रेन ऑफ टेरर कहलाता था। क्यों कहलाता था? क्योंकि रॉबेस्पियर फॉलो अ पॉलिसी ऑफ सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, मतलब उसने बहुत ज्यादा पनिशमेंट दी लोगों को, गिलोटिन पे खूब चढ़ाया, जबरदस्त चढ़ाया। तो यहाँ पे आपका ए बिल्कुल सही है, ठीक है। और आपको पता है एक बात बताऊं, बाद में इसके साथ भी स्कैम हो गया। एक क्या स्कैम हुआ इसके साथ कि इसको खुद भी इसके समर्थकों ने ही गिलोटिन पर चढ़ा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, चलो ये आपके लास्ट क्वेश्चन है, कुछ लास्ट 2 क्वेश्चन हैं सेक्शन बी के। इसके बाद हम वीडियो को क्लोज करेंगे और सेक्शन सी के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, तो अभी 1-2 दिन में वो वीडियो भी आपके लिए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम अपना। महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वीमेन एंड सिटीजन, हु प्रिपेयर्ड इट? तो किसने तैयार किया था भाई इसको? ऑप्शन क्या क्या है आपके? रॉबेस्पियर ने, ओलंपे द गूंज ने, कार्ल मार्क्स ने, मैरी एंटोनेट ने। मैरी एंटोनेट तो बिल्कुल नहीं भाई, ये तो रानी थी, ये थोड़ी कोई काम करेगी। कार्ल मार्क्स तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जर्मनी के थे, तो ये फ्रांस में कैसे आ जाएंगे। रोबेस्पियर क्या था? वो तो वहां का राजा बन के बैठा था, नकली राजा था, जो नाम का राजा, ठीक है। तो ये वैसे इसने तैयार की थी, नकली राजा था पर इसने तैयार की थी। और अगर बात करें ओलंपे द गूंज की, तो इसने क्या स्टार्ट, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, इन्होंने सिर्फ वुमेन की बात की थी। किसने? आपकी ओलंपे द गूंज ने। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए पे टिक करना है, रोबेस्पियर ने ये वाला बनाया था, इसने प्रिपेयर किया था रोबेस्पियर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। मिलान करना है आपको, क्या करना है? मैचिंग करना है आपको। तो देखते हैं अपना मैचिंग को इंग्लिश का। ये आपका जो वो है ना प्रतीक वाला, जो आपको मतलब सिंबल्स दिए हुए हैं आपके बुक में लास्ट में आपको, मतलब जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर खोलोगे, फ्रांसीसी क्रांति का, तो जब आपका पहला पोर्शन खत्म होगा उसके बाद आपको ना कुछ सिंबल दिए होंगे, जहाँ पे बहुत सारे सिंबल होंगे। राजदंड मतलब एक टेबल बनी हुई होगी, ठीक है, एक लेडी बनी हुई होगी, कैप बनी होगी, और एक स्नेक बना होगा जिसकी जो टेल है वो उसके मुंह में जा रही होगी, वो लिबर्टी का जो है मतलब सिंबल होता है। तो आज आपको सिंबल दिए हुए हैं और उसको मैचिंग करना है। तो स्टार्ट करते हैं। राजदंड आपको एक ऐसे डंडे का पूरा बंडल सा मिल जाएगा, ये वो है राजदंड, ठीक है। लाल फाइजियन टोपी, तो ये तो आपकी मतलब समानता की टोपी थी, स्वतंत्रता की टोपी थी, जो दास वगैरह जब आज़ाद हो जाते थे तो तब पहनते थे। डेनो वाली स्त्री, ओके, ये कानून की थी। और विधिपट, ये मतलब बता रहा था कि कानून के समक्ष सभी समान है और सभी के लिए कानून यानी कि जो लॉ है वो इक्वल है। तो ये लॉ टेबल हो गई, विंग्ड वुमेन हो गई, रेड फाइजियन कैप हो गई, और एक आपका हो गया स्कैप्टर, ठीक है। तो देखो आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, कानून की नज़र में सब बराबर है। तो ये कौन था? ये आपका विधिपट यानी कि लॉ टेबल था, जो कहता था कि इक्वल है सब लोग लॉ के सामने, ठीक है, और सभी के लिए लॉ भी इक्वल है, ओके। नेक्स्ट है आपका राजदंड मतलब होएगा कानून का मानवीय रूप, यानी कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, ओके। पढ़ते हैं आगे। दासों के द्वारा, देखो इसको तो आप ऐसे ही मिला दो, मैं बता रही हूँ, टोपी को तो सी से मिला दो, फाइजन कैप सी से रिलेटेड है। अब क्या बचती है? विमेन बचती है, ठीक है। स्कैप्टर आपका हो जाएगा रॉयल पावर, डी हो जाएगा ये तो आपका 4th का, ठीक है। और क्या बचा अब आपका? विंग्ड वुमेन क्या हो जाएगी? पर्सोनिफिकेशन नहीं, रुक जाओ, विंग्ड वुमेन आपकी हो जाएगी, हाँ सही तो कर रहे हैं, बी तो ये है, चलो बस। तो आपका क्या बन रहा है? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक बन रहा है कि फर्स्ट का डी, सेकंड का आपका सी, थर्ड का आपका बी, और 4th का आपका ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी पे आपको टिक कर देना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से, तभी कर पाओगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बस ये आपका प्रैक्टिस सेट का वीडियो इतना था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका सेक्शन सी के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, सेक्शन डी के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चे।